तो एक नया चैप्टर, एक नई शुरुआत। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th का जो एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर है, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की खास बात क्या है, ये भी एक तरह से एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, एक तो टिपिकल सिंबल एक मैट्रिक्स का स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है बड़ा सा, ठीक है ना। अब ये जो मैट्रिक्स है ये काफ़ी फ्लेक्सिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। मतलब अभी जो मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ वो पेन्स और बुक्स का है, ठीक है। अगर एक बंदे के पास 4 पेन और 3 बुक हैं, 8 पेन और 6 बुक है, ज़रूरी नहीं है ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, ऐसा कुछ भी हो सकता, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली पेन्स और बुक्स के इस रिप्रेजेंटेशन को मैंने एक मैट्रिक्स फॉर्म में किया है, सिंगुलर मैट्रिक्स, प्लूरल मैट्रिसेस, ठीक है। अब इसमें क्या है, बेसिकली अगर मैं इस मैट्रिक्स को देखूं तो ये मेरा कॉलम ऐसा जो वर्टिकल होता है, वर्टिकल वाले को कॉलम बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल वाले को रो बोलते हैं। ये पढ़ा होगा कभी क्लासरूम में, बोलते होंगे कि जी ये वाली रो है और ये कॉलम्स है ना, कॉलम रो, ठीक है। अब कॉलम भी मल्टीपल है यहाँ, यानी कि एक ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है, ये रो 1 है और ये रो 2 है। अब ये जो मैंने बताया ना, ये कन्वेंशन है, ये मतलब सेट है कि तुम इसको बदल नहीं सकते। अगर मैं कहूं कि मैं यहां से काउंटिंग शुरू करूंगा, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ऐसा नहीं हो सकता। और क्या होता है कि हर एक एलिमेंट जो है ना, जैसे ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, तो बहुत सारे इन एलिमेंट से एक मैट्रिक्स बनती है। अब इन एलिमेंट्स को एक एरे या किसी फंक्शन के फॉर्म में, एक रेक्टेंगुलर टाइप की एरे में, एक फंक्शन के, बेसिकली ये क्या है, ये फंक्शन है पेन्स और बुक्स का। पेन्स और बुक्स का क्या रिलेशन है एक बंदे के लिए। अगर मैं कहूं ये बंदा कोई रैंडम अरुण है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा अरुण तुम्हारे पास सिर्फ 4 पेन और 3 किताबें हैं, मतलब इन जनरल इस केस के लिए, इस फंक्शन के लिए, अगर इसके पास 4 पेन और 3 किताबें हैं तो ये एक रेक्टेंगुलर एरे में मैंने फंक्शन ऑफ पेन्स एंड बुक्स विद अरुण लिखा है। क्या ये सेंस बना कुछ, ठीक है। इसके बाद आते हैं एलिमेंट्स। तो बेसिकली मैट्रिक्स डिफाइंड कैसे है, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा या स्पेसिफिक फंक्शन in a rectangular array with specific elements। क्या ये समझ आया है ना, कुछ भी ऐसा वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे एक चीज, आगे बढ़ने से पहले अब थोड़ी सी थ्योरी है इसमें। अगर मैं कहूं कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल ले लो ए, ये क्या कर रहे हो बताता हूं अभी। ये जो है ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन है। क्या, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे से। आई जे मतलब यार, अच्छा चलो इसको रिलेट करने की कोशिश करो। आई जे क्या पढ़ा था फिजिक्स में, जिन्होंने नहीं पढ़ा, आई जो होता है वो बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। एक्स इधर जा रहा है, इधर वाई जा रहा है ना।
तो इसको क्या इमेजिन कर सकते हो? इसको मैं इमेजिन कर सकता हूँ एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट है ये चीज, या एक्चुअली फोर्थ क्वाड्रेंट का पार्ट है, 1 2 3 1 2 3, ये इधर बढ़ रहा है, ये इधर बढ़ रहा है, ऐसा, ये इधर बढ़ रहा है, ये इधर बढ़ रहा है ना। अब इसमें इमेजिन करो आई और जे, ये तुम्हारा, अच्छा ठीक है, ये एलिमेंट 1,1 है, ये 1,2 है, ये 1,3 है, ऐसा सोचो एक बार। ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होती है कि अगर तुम्हें एक मैट्रिक्स गिवन है, सपोज कोई भी आर्बिट्ररी मैट्रिक्स, आर्बिट्ररी मतलब रैंडम मैट्रिक्स, ऐसी 4 3 7 2 9 1 और 2 8 9, इसका मतलब क्या है? अगर मुझे कोई बोले कि A23 क्या है, तो A23 मुझे पता होता है कि मेरे को कौन सी सेकेंड रो में जाना है और थर्ड कॉलम में जाना है। ये बेसिकली लिखना होता है ए रो कॉलम। तो पहले रो देखते हैं, रो यहां से शुरू होती है, कॉलम यहां से शुरू होता है, रो यहां से शुरू, कॉलम यहां से शुरू। 2 3 मतलब सेकेंड रो 1 2 और थर्ड कॉलम 1 2 3, ये मेरा एलिमेंट है, तो यहां पे ये 2 3 है। क्या ये समझ आया? सिंपल सी चीज है। अब इसको अपनी भाषा में जैसे मर्जी, इससे याद करना है, इससे याद करना है, या फिर तुम्हें इसे फोर्थ क्वाड्रेंट से रिलेट करना है, वो तुम्हारी मर्जी है। इसको कॉपी करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे काफी यूज होने वाला है। कॉपी कर लो, इसको मिटा रहा हूं। अगला जो बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो जिसका मतलब 1 मार्क क्वेश्चन काफी कॉमनली आ जाता है और मतलब इसमें गलती भी हो जाती है, वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर क्या होता है यार? एक मैट्रिक्स मैंने कहा ऐसी कुछ एग्जिस्ट करती है, 2 3 4 और 7 2 9, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या पता चल रहा है, रो कॉमा कॉलम लिखते थे, तो इसमें कितने एलिमेंट्स है? बेसिकली नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। 2 इंटू 3, 6 एलिमेंट्स हैं। क्या कुछ गेस कर सकते हो कि ऑर्डर मैट्रिक्स का कैसे लिखा जाता है? यार ऑर्डर बेसिकली ये चीज है कि तुमने यहां पे देखा और इसको आपने रो इंटू कॉलम टाइप की चीज में रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर मैं एक मैट्रिक्स लूं ऐसी, यही ले लो चलो, 2 3 4 और 7 2 9, रोज कितनी है? 2 और कॉलम कितने हैं? 3। 2 इंटू 3 इसका ऑर्डर है। क्या अगर मैं कहूं कि ये और ये सेम है? ये दोनों सेम नहीं है क्योंकि ये 2 इंटू 3 का ऑर्डर है और ये 3 इंटू 2 का ऑर्डर है मैट्रिक्स का। अगर तुम बात करो क्वेश्चंस की, अब इसमें क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन आ जाएगा यार तुम्हारा बहुत सिंपल सा कि तुम्हें ए आई जे दे देते हैं कुछ ऐसा, हाफ इंटू आई माइनस 3j सपोज। अगर ये तुम्हें दे दिया तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें मैट्रिक्स निकालनी है जिसका ऑर्डर 3 इंटू 2 है। अब इसका मतलब क्या है? ये रो इंटू कॉलम होता है। रो इंटू कॉलम का मतलब रो ज्यादा कॉलम कम, कॉलम मतलब वर्टिकल, रो मतलब हॉरिजॉन्टल। अब मैंने बना तो दिए, यहाँ पे 1 2 3 आना चाहिए और यहाँ पे 1 और 2 आना चाहिए। एलिमेंट्स की वैल्यू कैसे आएगी? वो आएगी इससे। क्या भला अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ 1 1, यार इसको ना याद करने का भी एक तरीका है। अगर तुम्हें 1 1 और ये सब नंबर्स नहीं याद होते ना, हमेशा याद रखो तुम ऐसे इंक्रीज कर रहे हो, फिर यहाँ आते हो नीचे, फिर ऐसे इंक्रीज कर रहे हो, फिर यहाँ आते हो नीचे, फिर ऐसे इंक्रीज कर रहे हो। मतलब 1 1 है, फिर 1 2 है, 11 12, फिर 21 22 31 32, ऐसे ऐसे जाओगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो अब मैं इसकी बेसिकली वैल्यूज लिखने वाला हूं। वैल्यू कैसे लिखोगे? ये क्या है? ये ए आई जे है। आई यहां पे 1 है और जे यहां पे 1 है।
अगर दोनों 1 है, मेरे को 1 वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, हाफ ऑफ 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 -2, -2 का हाफ -1, है ना। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 है और j इज इक्वल टू 2 है। i इज इक्वल टू 1 पुट किया, हाफ इंटू 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 -5 का हाफ। क्या ये समझ आ रहा है कैसे वैल्यू पुट करनी है? इसके लिए क्या है, इसके लिए i इज इक्वल टू 2 है और j इज इक्वल टू 1 है। i की वैल्यू 2 पुट करी, हाफ इंटू 2 -3, हाफ इंटू 2 -3 -1/2। सिंपल है। 2, 2 के लिए क्या होगा, i और j दोनों 1 है, i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1, कर दो, हाफ इंटू 1 -3, -2 का हाफ -1, i इज इक्वल टू 3, j इज इक्वल टू 1। i इज इक्वल टू 3 मतलब ये चीज 3 -3 0, 0 एलिमेंट हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, हो तो सकता ही है। ये 3 2 होगा यार, है ना। हाँ 3 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, i इज इक्वल टू 3, j इज इक्वल टू 2, i इज इक्वल टू 3 पुट किया, j इज इक्वल टू 2 पुट किया, -3/2, -3/2। ठीक है, तो ये बेसिकली aij, ये फाइनल मेरी मैट्रिक्स आ गई, जो डिफाइंड है कैसे, मेरा क्या गिवन था, aij इज इक्वल टू हाफ इंटू i माइनस 3j। ये मेरी मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर है ना 3 कॉलम और 2 रो, कॉलम इंटू रोज होता है ना। हाँ यार, कॉलम इंटू रोज होता है। कॉपी कर लो इसको फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है, अब कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होती हैं यार, थोड़ी सी थ्योरी वाली क्लास होने वाली है ये, प्लीज सह लो। ठीक है, तो बेसिकली कुछ नहीं करना, तुम्हें वो बॉक्स बनाना है। इस जैसे ये क्वेश्चन था, क्या किया था, कुछ भी नहीं किया। a 1 1 1 2 1 3, अगर मैं कहूं m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, m क्रॉस n इसका ऑर्डर है, और मैं ऐसी कुछ मैट्रिक्स बनाऊं m इंटू n की, तो ये कहां तक जाएगा, ध्यान से देखो, ये 1 2 3 4 5 6, ये नंबर ऑफ कॉलम्स गिन रहा है, क्योंकि ये वाला इंक्रीज हो रहा है ना, 11 12 13 14 15, है ना। ये वाला क्या होता था, ये रो इंटू कॉलम होता था। कॉलम कितने हैं, रो इंटू कॉलम, कॉलम है n, कॉलम अगर n है तो ये a1n है ना। यहां क्या होगा, a21 a22 a23, कहां तक, a2n। अब यहां कहां तक जाएगा, यहां पे क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ रोज है ना, ये रोज है 1 2 3 4 5 6, रोज इंटू कॉलम्स होता था। रोज कितनी है, m, यानी कि am1, कॉलम फर्स्ट है, फिर यहां पे am2 am3, कहां तक, amn, है ना। ऐसे ही भरेगी ये पूरी, m क्रॉस n का ऐसे मैट्रिक्स बनेगा। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, समझने वाली बात कुछ है ही नहीं, बस पता होना चाहिए यार। ठीक है, अब कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जैसे मैं बता रहा था, स्पेसिफिक टाइप्स होती हैं। एक तुम्हारी होती है सबसे पहले कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की खास बात क्या है कि ये सिर्फ एक कॉलम ही होता है। एक कॉलम मतलब, कॉलम एक है मतलब एक ये है बस, a11 a21 a31 an1, मतलब कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज, रोज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 n, और कॉलम कितना है, एक ही तो है ना। तो ये एक स्पेसिफिक कॉलम मैट्रिक्स हो गई।
कोई भी मैट्रिक्स अगर ऐसी है 1 2 3 टाइप की, या ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, n कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगला कॉलम था, अब रो भी आएगा, और रो हॉरिजॉन्टल होती है, A11 A21 A31 AN1, या अब m लेते हैं, चलो M1, ठीक है। इसका ऑर्डर कैसे लिखोगे? मुझे पता है कि ऑर्डर जो होता था वो रोज इनटू कॉलम्स लिखते थे। रोज कितनी है यहां पे? 1, और कॉलम कितने हैं? कॉलम कितने हैं यहां? यार एक सेकेंड, ये 2 1 3 1 ये गलत है, ये क्या 12 1 3 1 M, समझ आ गया? रोज इंटू कॉलम्स, एक रो 1 2 3 4 5 6 M तक कॉलम्स, 1 इंटू M। अगली आती है यार एक टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स तुम्हारी। स्क्वायर मतलब यार स्क्वायर मतलब एक ऐसा डब्बा, रेक्टेंगुलर एरे जिसकी साइड्स बराबर हैं। मतलब कि अगर ये A11 है तो यहाँ पे ANN होगा। NN मतलब A12 A21 A22, ये इधर चलता जाएगा, ये इधर चलता जाएगा, यहाँ पे कुछ 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 होगा, और ये n इंटू n का n रोज 1 2 3 4 5 n तक, और n कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 n तक। रोज इंटू कॉलम्स, रोज इंटू कॉलम्स, ये याद रखना। इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। रोज कैसी होती है? रोज हॉरिजॉन्टल होती हैं और कॉलम्स वर्टिकल होते हैं, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे, अब यार आगे जैसे तुम बढ़ते हो तो एक चीज होती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब कि तुम्हारा बेसिकली डिफाइंड ऐसे होती है कि A is a diagonal matrix when Aij is equal to 0 for I is equal to j। अब ये क्या लिख दिया यार? देखो कुछ भी नहीं लिखा है अभी तो, मतलब ये तो बिल्कुल समझने वाली बात है। क्या जी? A is not equal to j, सॉरी, ठीक है। इसका कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो तुम्हारा ये एलिमेंट है A I कॉमा j, जब I और j बराबर नहीं है। I और j बराबर कब होते हैं? देखो ध्यान से देखो, जैसे ये पकड़ा, इसमें I और j यहां बराबर है, यहां बराबर है, यहां बराबर है, यहां बराबर होंगे, यहां बराबर होंगे, और इसमें बराबर होंगे, है ना? ये तुम्हारा प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। ये ही जब तुम डायगोनल बोलते हो ना एक मैट्रिक्स का, तो मतलब ये है। दूसरा वाला जो डायगोनल होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टीज बेस्ड नहीं है। हम इस वाले डायगोनल को ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे चीजें शुरू होती हैं और यहाँ पे खत्म होती हैं, है ना? तो ये तुम्हारा प्रिंसिपल डायगोनल है। अगर ये तुम्हारा प्रिंसिपल डायगोनल है और मैंने कहा एक स्क्वायर मैट्रिक्स में, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है सिर्फ, डायगोनल मैट्रिक्स जब तुम्हारा ए आई जे 0 है, आई जे ना बराबर, मतलब ए यहां पे 1 1 होगा, कुछ यहां पे 2 2 होगा, यहां पे 3 3 होगा। अभी मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूं 3x3 की, और जब ये बराबर नहीं है, मतलब 1 2 3 1 2 3, बाकी के सारे एलिमेंट्स 0, मतलब कि नॉन जीरो वैल्यूज सिर्फ डायगोनल पे हैं, उसको एक डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या ये चीज समझ आई? बिल्कुल समझ आई। क्या कुछ कंफ्यूजन है? मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि इसमें कुछ समझने वाला है नहीं एज सच।
आगे स्केलर मैट्रिक्स, मिटा दूं इसको, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है यार, देखो कुछ एलिमेंट्स तुम्हारे, अगर मैं कहूं ये बेसिकली एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ये वाली ही है, बस इसमें बात क्या है, अगर इस डायगोनल मैट्रिक्स इज स्केलर व्हेन, अब इस डायगोनल पे जब तीनों वैल्यू सेम हो जाती हैं, के मान लो यार, यार अगर तीनों वैल्यूज के हो जाती है, मतलब कुछ कांस्टेंट वैल्यूज आ गई, बाकी सारे जीरो हैं, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू के है, मतलब कि बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, सिर्फ जो तुम्हारा प्रिंसिपल डायगोनल है उसका वो स्केलर है। स्केलर मतलब वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर मतलब नॉर्मल तुम्हारा इंटीजर टाइप या कुछ इरेशनल, कुछ भी हो सकता है यार, √3 हो सकता है तुम्हारा, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है। एग्जाम्पल ले लो, एक ऐसा इरेशनल लिख दो, नेगेटिव इरेशनल नंबर, ताकि बाकी सारे इंक्लूड हो जाए। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, रियल नंबर है बेसिकली कोई, है ना। हाँ ये है। इसके बाद एक आती है तुम्हारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब ये इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत आगे बहुत ज्यादा यूज होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की खास बात क्या है कि इसकी वैल्यू 1 होती है। ये बात तुम आगे सीखोगे कि एक मैट्रिक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिकली एक डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स है ये चीज। जब ये तीनों बराबर हो जाते हैं तब एक डायगोनल मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स बन जाती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे तुमने अभी समझ ही लिया होगा कि ये के की वैल्यू यहां पे 1 हो जाएगी, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसको हम I-A-B से डिनोट करते हैं, या I-A×B, मत जहां पे AB बेसिकली इसका ऑर्डर होता है। यहां पे ये 3 है, इसलिए मैं इसको I3 बुलाने वाला हूं। स्क्वायर में ये 3 मतलब 3×3 है। ये सिर्फ एक नोटेशन है, अगर ये I4 होता तो यहां पे एक चौथा वो भी आ जाता, कैसे, ऐसे। तो ये 4/4 आ जाती। ध्यान रखना कि ये सिर्फ इसमें है और ये इसकी नोटेशन को, मतलब ये 4×4 की जगह सिर्फ I4 बोल देते हैं, तो ये एक ऐसे लिख लेते हैं। बाकी मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता, तुम्हें पूरा ऑर्डर लिखना पड़ता है। जैसे ये तुम्हारा 3×3 की मैट्रिक्स है, इसको सिर्फ तुम 3 नहीं लिख सकते, 3×3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ठीक है। फिर एक जीरो मैट्रिक्स होती है, जीरो मैट्रिक्स में कुछ नहीं होता, जीरो में सारे जीरो होते हैं। प्लीज इसको नोट कर लेना, बना लेना, यार कॉपी कर लो, पीछे जाके कॉपी कर लो, ठीक है, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स क्या है, जीरो मैट्रिक्स में मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, ये है, या फिर ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है, नहीं ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है। अब अगर तुम्हारे मन में वियर्ड सवाल आ रहे हैं कि ये इसको मैट्रिक्स कह सकता हूं मैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, रेक्टेंगुलर एरे है। अगर तुम शेप बनाओ तो ये कुछ गाड़ी जैसा बन गया, रेक्टेंगुलर एरे चाहिए, यहां पे एक एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कॉपी कर लो इसको। अगला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है काफी, वो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब यार हर चीज में ना अब इक्वेशन होगी, मतलब 12वीं में हर चीज इक्वेट करके बराबर करके निकालते हैं।
दो मैट्रिसेस को इक्वल कब बोलते हैं? जब हर एक एलिमेंट बराबर है। ये एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स ए आई जे से डिफाइंड है और ये एक 2x2 की मैट्रिक्स है। और मेरे पास एक मैट्रिक्स है बी जिसके सारे एलिमेंट्स रूल्ड हैं बी आई जे, कोई फंक्शन होगा ना, है ना, और इसके भी सारे एलिमेंट्स 2 7 0 9 उसी ऑर्डर में उसी कॉरस्पॉन्डिंग जगह में सेट हैं। ऑर्डर दोनों का सेम है। क्या मैं कह सकता हूं कि ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं? हाँ, ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं। तो इन दोनों में बेसिकली इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस है। अगर यही मैं ऐसा कुछ बना दूं, ये और ये बराबर है, तो ये बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बात, एक तो एलिमेंट्स की करस्पॉन्डिंग प्लेस सेम नहीं है। ये A11 है, ये 1 2 है, ये 2 1 है, ये 2 2 है। ये तुम्हारा यार सबसे पहले तो यार ऑर्डर अलग है। यहाँ पे 6 एलिमेंट है, यहाँ पे 4 है, बराबर तो कहीं से हो नहीं सकता। दूसरी बात, अगर तुम इसको यहाँ से काट भी दोगे, पहली बात काटोगे यहाँ से क्यों? मैंने तो बोला था जी इसको बीच में से निकाल देंगे क्योंकि 0 0 है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये चीज इसके बराबर नहीं है और ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। 0 की एज सच वैल्यू अगर तुम कहो कि नहीं होती, ऐसा नहीं है। इस मैट्रिक्स में ये एक फंक्शन को डिनोट कर रहा है और ऐसा फंक्शन डिनोट हो रहा है बेसिकली जो यहां पे, यानी कि अगर मैं कहूं कि ये मैट्रिक्स सी है और ये आई जे है स्मॉल सी और इसका मैट्रिक्स का नाम कैपिटल सी है, तो ऐसा कुछ होगा ना, कोई फंक्शन इसका ऐसे समथिंग आई और जे में कुछ रिलेशन होगा बेसिकली। कैसा कि C कौन सा, ये 2 1 और C 2 2, मुझे ये दोनों I इज इक्वल टू 2 और J इज इक्वल टू 1 ये वैल्यू 0 देंगे और 2 इज इक्वल टू 2, I इज इक्वल टू 2 और J इज इक्वल टू 2, ये भी दोनों ये वैल्यू 0 देंगे। ये चीज और फिर इसकी सेकेंड 2 और 1 और 2 और 2, ये दोनों बराबर नहीं है ना, है ना। तो बेसिकली यार ये तो बहुत मतलब कंसेप्चुअल फंडा था, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है। तुम मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल होनी चाहिए मैट्रिसेस, ठीक है। तो अभी के लिए आई गेस इतना ही, या इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। चलो फटाफट एक क्वेश्चन करेंगे छोटा सा। अगर मैं कहूं कि दो मैट्रिसेस इक्वल है मेरे पास, मतलब ऐसा कुछ x प्लस वाई, यहाँ पे 2 है, और मेरे पास 5 प्लस जेड और एक्स वाई है, क्या ये बराबर है? किसके साथ? 6 2 5 8। अच्छा, मैट्रिक्स तो लिखी नहीं। मुझे एक्स वाई और जेड की ऐसी वैल्यूज निकालनी है जिनसे ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हो जाएं। अब देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ये बात समझ आई थी। हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये और ये बराबर हैं, इनको मैं 1 मार्क करने वाला हूं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। ये क्या हो गया? z इज इक्वल टू 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे 5,5 एलिमेंट हो जाएगा, 5 यहाँ और एक 5 यहाँ, ठीक है। एक्स वाई इज इक्वल टू 8 यार। अच्छा अब देखो, ये कभी कभी ट्रिक तुम यूज कर सकते हो, कभी जैसे अगर मन करे तुम्हारा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि तुम इसको जब सब्स्टिट्यूट करेगा ना, इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा तुम्हें। कैसे? y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स लोगे और इसकी वैल्यू इसमें डालोगे और तुम्हारा x इंटू 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 आंसर आएगा। उसकी जगह तुम क्या कर सकते हो? तुम डायरेक्टली इक्वेशन बना सकते हो। क्या तुम्हें पता है कि आंसर डायरेक्टली आ जाएगा ना? कैसे? कि तुम्हें पता है तुम्हें ऐसे 2 नंबर निकालने हैं जिनका प्रोडक्ट 8 है और उनका सम 6 है, मतलब कि प्रोडक्ट 8 है तो इनके फैक्टर्स क्या हो गए? 8 और 1 होता है, एक 2 और 4 होता है। इनमें से किसका सम 6 है? इन दोनों का, या x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 2
z इज इक्वल टू 0 होगा और x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 0 होगा। ये या फिर ये, यही तो है सिंपल सी बात। x और y पे और कोई कंस्ट्रेंट तो नहीं है ना कि x इज ग्रेटर देन y है या y इज ग्रेटर देन x लेना है। तो मैंने सिंपली बेसिकली ये लिया x y इज इक्वल टू 8, इसमें यहाँ तोड़ दिया, बेसिकली 8 और 1 आया और मेरे पास 6 और 4 आया। मुझे पता है कि इन दोनों नंबर्स x और y का सम 6 है, मतलब यही होगा, ये नहीं हो सकता, इनका सम 9 है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगले में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे कैसे आते हैं क्वेश्चंस। बेसिकली तुम्हारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं मैट्रिसेस, और ये बेसिकली इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये तुम्हारा बेस बनाएगा डिटर्मिनेंट्स के लिए। और मैं अभी से बता रहा हूँ तुम्हारा गारंटीड 8-9 नंबर का, 10 नंबर का कहीं नहीं गया। फाइनल बोर्ड में भी तुम्हारा प्री बोर्ड में इससे ज़्यादा वेटेज हो सकती है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन एरर बहुत आसानी से, मतलब आगे हम देखेंगे जैसे मैट्रिक्स को खोलते बोलते कैसे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करो, वीडियो को फैला दो बिल्कुल। धन्यवाद देखने के लिए।